वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भारत में गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट को उजागर किया। वहीं दूसरी ओर राजा रघुवंशी हत्याकांड और अहमदाबाद विमान दुर्घटना जैसी घटनाओं ने समाज और प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। इसी बीच इजराइल ईरान तनाव ने वैश्विक सुरक्षा और तेल आपूर्ति पर असर डाला, जबकि भारत में महिला आरक्षण कानून ने भविष्य की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने की संभावना जताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वीकली हाइलाइट्स में आज हम बात करेंगे भारत और विश्व से जुड़ी हालिया प्रमुख घटनाओं की, जिन्होंने जनमानस, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरी हलचल पैदा की। तो सबसे पहले रुक करते हैं राजा रघुवंशी केस का, जिसने लोगों के मन में पति पत्नी के रिश्ते को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इंदौर के जाने माने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की रहस्यमयी हत्या का मामला अब एक सनसनीखेज अपराध में बदल चुका है। मई 2025 में अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय के शिलोंग गए राजा रघुवंशी का 23 मई को अचानक संपर्क टूट गया था घर वालों से, जिसके बाद 2 जून को उनका शव शिलोंग के बाहर इलाके में एक गहरी खाई से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि उनकी मौत धारदार हथियार से हमले के कारण हुई थी। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब सोनम रघुवंशी ने गाजीपुर के एक ढाबे से पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और खुद को पीड़ित बताया। सोनम का दावा था कि उन्हें अगवा किया गया था, बाद में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस जांच ने इस दावे की सच्चाई को झुठला दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सोनम रघुवंशी ने ही राज कुशवाहा नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर, अपने कथित इस प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। पुलिस अब इस मामले की तह तक जांच कर रही है और इस मामले में 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। इस हफ्ते की दूसरी सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो है अहमदाबाद प्लेन क्रैश। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही क्षण बाद विमान हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में 242 लोगों में से केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश ही जिंदा बच सके। विमान मेघानी नगर के पास बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से टकरा गया और आग की लपटों में घिर गया। इस हॉस्टल में मौजूद छात्रों में से 24 छात्रों की भी मौत हो गई। फ्लाइट में कुल 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल था। इसी फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे, जिनकी इसी हादसे में मौत हो गई। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने माइडे कॉल की थी, लेकिन नियंत्रण खोने के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विश्वास कुमार रमेश, जो 11A सीट पर बैठे थे, आपातकालीन द्वार से बाहर निकलने में सफल रहे और एकमात्र जीवित यात्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के बाद घटनास्थल का दौरा भी किया, घायलों से मुलाकात की। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स की जांच जारी है और प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट की गलती को हादसे का कारण माना जा रहा है। यह दुर्घटना भारतीय विमानन इतिहास की सबसे गंभीर दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है। सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। 13 जून और 14 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को ईरान के परमाणु हथियार बनाने की संभावनाओं को रोकने के लिए आवश्यक बताया। 14 जून की सुबह भी इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर हमला किया, जिसमें 6 वैज्ञानिक और कई शीर्ष मिलिट्री कमांडर को मार गिराया गया। हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल हुसैन सलामी और 2 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इस हमले के जवाब में ईरान ने 100 से अधिक ड्रोन इजराइल की ओर दागे, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई। यह तनाव 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद से चले आ रहे ईरान इजराइल प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। ईरान हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे समूहों का समर्थन करता है, जबकि इजराइल ने इन समूहों के नेताओं को निशाना बनाया। अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ऑपरेशन 2 प्रॉक्सी के तहत 2000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इस हफ्ते की एक अच्छी खबर रही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी में जबरदस्त
कमी को उजागर किया। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी तेजी से घटी। रिपोर्ट बताती है कि साल 2011 और 12 में जहां भारत की कुल जनसंख्या का 27.1% लोग गरीब थे, वहीं 2022 और 23 में यह आंकड़ा घटकर केवल 5.3% रह गया। रिपोर्ट में कहा गया कि बीते 11 वर्षों में करीब 26.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा की परिभाषा में भी बदलाव किया। अब इस श्रेणी में वही व्यक्ति आएगा जिसकी दैनिक खर्च करने की क्षमता 3 अमेरिकी डॉलर यानी कि 257 रुपए से कम है। इससे पहले यह सीमा $2.15 प्रतिदिन थी, लेकिन अब 2021 की कीमतों के आधार पर सीमा को बढ़ाकर $3 कर दिया गया। इस नए मानक के आधार पर वर्ष 2022 और 23 में भारत की गरीबी दर 5.3 दर्ज की गई। इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी कई सरकारी योजनाओं का प्रभावी तरीके से लागू होना वजह है। भारत में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन गया है। अब केंद्र सरकार 2029 के आम चुनावों से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। यह आरक्षण नए परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा। इस बारे में जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों ने बताया कि यह योजना पहले से तय समय सीमा से कहीं पहले लागू की जा सकती है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि जनगणना 2026 के बाद 2 चरणों में 1 मार्च 2027 से पहले पूरी की जाएगी। ये जनगणना स्वतंत्रता के बाद पहली बार जातिगत आंकड़ों को भी शामिल करेगी, जो आगे चलकर परिसीमन की आधारशिला बनेगी। अब तक माना जा रहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया और महिलाओं के लिए आरक्षण 2034 के आम चुनावों तक ही लागू हो पाएंगे, लेकिन अब 2029 की समय सीमा को लेकर केंद्र सरकार काफी आक्रामक रूप से योजना बना रही है। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें, जिनका असर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया पर भी पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं ज्योति यादव, मिलती हूं आपसे अगले हफ्ते नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।